स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। होप आप लोग अपने घर पे सेफ होंगे सब। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियोस आप देख रहे हैं चैप्टर 2 की। कल मैंने न्यूमेरिकल वीडियो डाली थी। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस की हम अपडेशन देते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे नंबर लिखे हुए हैं सामने। ठीक है, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो हम दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की बात होगी। डियर स्टूडेंट्स, जनरली हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस की बात करें तो स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शंस होती हैं जो अपने आप होने वाली रिएक्शंस होती हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शंस होती हैं जिन्हें करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उसमें डेल्टा जी की वैल्यू लोअर देन जीरो होती है, यानी कि नेगेटिव होती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो होती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क जो हमारा, यानी कहने का मतलब क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूज करते हैं वो डिपेंड करती है वायर में रनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर। इसीलिए फॉर्मूला यूज होता है इलेक्ट्रिकल वर्क W इक्वल टू चार्ज Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस E। चलिए आगे डेफिनेशन से बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। डियर स्टूडेंट्स, a branch of chemistry which deals with the study of relationship between electrical and chemical energy and interconversion of above two forms। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जहां पर इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बीच की रिलेशनशिप और उनके बीच का इंटर कन्वर्जन के बारे में आप स्टडी करेंगे। सबसे पहली ही टर्म है डिस्टेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी गैल्वेनिक सेल, यानी कि वोल्टाइक सेल। ये तीनों नेम एक ही है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये वो डिवाइस होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। It means the device in which chemical energy is converted into electrical energy, और वो भी spontaneous redox reaction के द्वारा, मीन्स अपने आप होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा, और उसे हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टाइक सेल। डियर स्टूडेंट्स, ये गैल्वेनिक और वोल्टाइक जो है ये दो इटालियनिक साइंटिस्ट के नेम पर दिए हुए नाम हैं, जिनका नाम था गैल्वनी और दूसरा एलेस्ड्रो वोल्टा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनके ऑनर पे ये नाम दिए गए थे इन सेल को। चलिए आगे बात करते हैं इस सेल की कैसी स्ट्रक्चर होती है। सो डियर स्टूडेंट, नीचे देखिए फिगर में, यहाँ पर दो बीकर या कंटेनर लिए हुए हैं जिनमें दो इलेक्ट्रोड्स है, एक जिंक का इलेक्ट्रोड है, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है। बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है जो कि सॉल्ट से प्रिपेयर्ड है, और एक मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर। दूसरा स्टूडेंट्स, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो लेफ्ट में आपका कंटेनर है उसमें जिंक का इलेक्ट्रोड है और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 1m है। राइट साइड में कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसकी भी मोलरिटी 1m है। लेफ्ट में जो है वो एनोड है क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, उस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां से हट रहे होंगे। राइट का कंटेनर जिसमें कैथोड है, कॉपर रिडक्शन है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन यदि गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यदि लूज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन दोनों ही कंटेनर में होने वाली रिएक्शन देखिए। यदि जिंक की बात करें तो जिंक जो है मेटल से मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहां से लूज हो जाएंगे। कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ये चार्ज होता है पॉजिटिव, ये होता है रिसीवर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो क्या होता है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड थे वो इलेक्ट्रोड थे एनोड और कैथोड। एनोड हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड हो रहा है रिडक्शन। Zn की जो स्ट्रिप यूज कर रहे हैं वो एनोड है, कॉपर की जो स्टिक यूज कर रहे हैं वो कैथोड है। अब हमारी एक टर्म थी सॉल्ट ब्रिज, जैसी बनी हुई है ट्यूब में।
सॉल्ट ब्रिज और इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, ये क्यों यूज किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज होता है आपका, वो यू शेप्ड ट्यूब होती है जो कि सर्किट को कंप्लीट करने का वर्क करती है, फ्लो ऑफ आयन को फैसिलिटेट करके। इट कंटेन्स सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ सम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, और इसके साथ यूज किया जाता है अगर अगर और जिलेटिन पेस्ट। ठीक है, अगर अगर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सॉल्ट ब्रिज के जो एंड होते हैं उन्हें प्लग्ड किया जाता है ग्लास वॉल से, और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रोड के आयन से रिएक्शन नहीं करते, ना तो वो उन्हें रिड्यूस करेगा ना ही वो ऑक्सीडाइज करेगा इलेक्ट्रोड को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कहाँ होगा, एनोड से कैथोड की तरफ होगा। यदि इधर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जस्ट इसकी अपोजिट होगी, यानी कैथोड से एनोड होगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब इन दोनों पार्टों को अलग अलग, एनोड की फॉर्म में अलग देखिए, कैथोड की में अलग। एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, Zn इज इक्वल टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। Zn क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन कर रहा है उस पर। उसका जो नेट पॉजिटिव चार्ज होगा वो एनोड की वजह से है, जैसे क्योंकि उसकी कैटायंस के जो कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो जो एनोड उसके आसपास होगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को प्रिवेंट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए इसी को। अब आप कैथोड पर देखिए, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है। कैथोड वाले पार्ट में कॉपर 2 प्लस, कॉपर आयन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। कैथोड पर क्या होता है, कंसंट्रेशन एनायन की इंक्रीज होती है सॉल्यूशंस में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उस पर प्रेजेंट होता है। तो नेगेटिव चार्ज अराउंड द कैथोड विल प्रिवेंट द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड। द रिएक्शन थस वुड स्टॉप, नो करंट विल बी फ्लो। स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें ना तो करंट फ्लो होगी ना ही वो वर्क करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का मेन वर्क क्या हुआ, सॉल्ट ब्रिज क्या है, प्रिवेंट करता है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज और मेंटेन करता है फ्लो ऑफ करंट को। अब जो हमने यहां पर सॉल्ट लिया है वो है पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट ब्रिज के लिए। तो पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है, किधर जाएगा, कैथोड कंपार्टमेंट पे जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम रह जाएगा। अब क्लोरीन आयन की बात करें तो क्लोरीन आयन किधर जाएगा, एनोड कंपार्टमेंट में जाएगा। द पॉजिटिव चार्ज K प्लस इज मूविंग टूवर्ड्स कॉपर हाफ सेल, सो यू कैन सी द लूप नाउ। अब आप इसे स्ट्रक्चर को देखकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो सेल का प्रोसीजर है वो कैसे हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो एनोड हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं, यानी एनोड पर होने वाला प्रोसेसिंग लेफ्ट में आएगा। बीच में सॉल्ट ब्रिज की डबल वर्टिकल लाइन आएंगी और राइट साइड में कैथोड आएगा। जैसे कि वोल्टाइक सेल का मैंने नीचे एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, फिर सॉल्ट ब्रिज का साइन, कॉपर 2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके बाद करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात। तो द पोटेंशियल डिफरेंस विच फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू फेज इन कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोनों फेज में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन पर क्या हो रहा होगा, कैथोड हो रहा होगा, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा होगा, और एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, वो आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन पर मेटल कन्वर्ट होगा मेटल आयन में और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एक बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ई ऑक्सीडेशन जो होगा वो माइनस ई रिडक्शन के इक्वल होगा, यानी ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू को आप नेगेटिव में करके लिख दो तो वही रिडक्शन की वैल्यू हो जाएगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी रिएक्शन को होने की।
क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करेगा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी करेगा, और ऑक्सीडेशन लूज इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रिप्रेजेंट करेगा। और पूरे सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडाइज्ड और रिडक्शन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सम के इक्वल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को तीन चीजों से आप ध्यान रखना कि जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का, वो डिपेंड करता है हमारा उसकी जो आपकी मोलरिटी होगी वो होगी 1 मोल पर लीटर, और टेम्परेचर होगा 298 डिग्री केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन इज 1 मोल पर लीटर, पार्शियल प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर एंड द टेम्परेचर इज 298 डिग्री केल्विन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि SRP। इसमें E0 की वैल्यू E0 रिडक्शन के इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते समय जो आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वही उसके लिए होता है। अब हम सेल पोटेंशियल यानी EMF की बात करते हैं। बहुत सुना है EMF के बारे में आपने। चलिए, द डिफरेंशिएट बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल इज नोन एज रिडक्शन सेल पोटेंशियल। E0 सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? E0 सेल जो होता है वो कैथोड माइनस एनोड के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे वोल्टेज सेल का एग्जांपल लेकर चलते हैं तो E0 सेल कॉपर के लिए क्या था 0.34 वोल्ट, जिंक के लिए क्या था -0.76 वोल्ट। जब हम E0 सेल यानी स्टैंडर्ड सेल वैल्यू निकालेंगे तो वो होती है दोनों को जोड़ने के बाद 1.1 वोल्ट। सो कॉपर क्या था कैथोड, जिंक क्या था एनोड। अब ध्यान रखने वाली बात है कि जो गैल्वेनिक सेल का टोटल स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो होता है 1.1 वोल्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं स्टूडेंट। 10वीं क्लास में भी आपने पढ़ी थी, 11th में भी पढ़ी थी। 10th और 11th में इलेक्ट्रोकेमिकल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था, पर यहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यूज आप यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल की डिक्रीजिंग वैल्यू है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इस सीरीज में कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके आयंस हैं या ऑर्डर है वो मैंने यहां पर लिख रखा है। सबसे ऊपर दे रखा है फ्लोरीन। डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है इसकी। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यदि फ्लोरीन कहीं भी है तो उसे हम कह सकते हैं किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि उसकी पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होती है 2.81 वोल्ट, और ये उतना ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ में आ रही है स्टूडेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सबसे स्ट्रॉन्ग। अब सबसे नीचे की बात करते हैं लिथियम। लिथियम भी आपका एक सबसे कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसे इलेक्ट्रॉन देने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मेटल है, और सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। उसकी वैल्यू होती है -3.05 वोल्ट। सो दैट इज द सीक्वेंस टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज रिप्रेजेंट इजीली। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हायर स्ट्रॉन्ग आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है तो वो रिडक्शन हो जाएगा इजीली। यदि लोएस्ट है तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा इजीली। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ और बात भी कर लेते हैं इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। सो वही सबसे पहले मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रॉन एट हायर पोजीशन, एलिमेंट्स एट हायर पोजीशन इन EMF सीरीज हैव हायर रिडक्शन पोटेंशियल, दे कैन बी इजीली रिड्यूस्ड, हेंस स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन। बिल्कुल इसका उल्टा, यदि एलिमेंट्स में बात करें तो यदि वो लोअर पोजीशन में EMF सीरीज में प्रेजेंट है और उसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है तो वो हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जो आसानी से स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और वो होगा लिथियम। अब उसके बाद बात करते हैं गिव्स फ्री एनर्जी और EMF ऑफ द सेल के बारे में। अभी आपने इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या हो रहा था, एनर्जी जो भी फ्री होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी, फ्री एनर्जी चेंज 0 हो जाएगा, यानी कम होता चला जाएगा। सो W इज इक्वल टू -ΔG। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे?
तो देखिए कैलकुलेट करने का तरीका, जब हमारे पास मैंने कहा कि n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं आपके वायर में, तो उस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिकल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लिए कैलकुलेट। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप यूज करेंगे Na इंटू ई। Na क्या है, आवोगाद्रो नंबर, दैट इज वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, और ई क्या है 1.6 इंटू 10⁻−19, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आ जाएगी 96,500 कूलम, ये होता है इक्वल 1 फैरेड के। अब 1 फैरेड क्या हो गया, we can say that 1 farad is equal to charge on the 1 mole of electrons. This is very important students. 1 फैरेड जो होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है। यदि हमारे पे n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते तो Q इक्वल हो जाता NF, और E सेल जो होता वो हो जाता डेल्टा NF E cell is equal to minus delta G. So we can say that delta G is equal to minus NF E cell. इसमें ध्यान से समझ लीजिए, यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो ई सेल की कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कंडीशन कैसी होगी प्रोसेस की, स्पॉन्टेनियस कंडीशन होगी। यदि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ई सेल की वैल्यू नेगेटिव होगी, यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, और वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। यदि डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो ई सेल की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी। सो फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको स्टडी करना है, और यदि आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करो। भाई लाइक नहीं करते आप लोग बिल्कुल भी, और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके क्लास, गुड बाय क्लास।